चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आप लोगों से जो आपको मंथली मैगज़ीन मिलती है उसके ऊपर। मेरे ख़्याल से अब तक हमने एक भी मैगज़ीन पे चर्चा नहीं की है ना आप लोगों से। हाँ, तो हमें लग रहा है कि मैगज़ीन शायद आप लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं। जो ग्रुप पे हर महीने आती है, तो उसका भी यूज़ आप लोग नहीं कर रहे जैसा हमें लगा। अपने से ही फ़ील हुआ कि आप लोग मैगज़ीन पढ़ नहीं रहे और हमने भी एक भी बार इतने दिनों में चर्चा नहीं की। पिछले बैच में तो करते थे चर्चा, सारी मैगज़ीन जो भी मंथली जैसी आती थी तो एक-एक क्लास उस पे करते थे। तो हमें लगा कि आज मार्च का भास्कर की आज ही आई है मैगज़ीन, ग्रुप पे वो भी देखी कि नहीं देखी कि आई है। तो हमें लगा आज इसी पे बात करें कि कैसे आप लोगों को ये करंट अफ़ेयर्स यूज़ करना है, बहुत काम की चीज़ें हैं। और कई सारे टॉपिक तो जिधर रिसेंटली हम पढ़ रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ ही है उसमें। तो फिर इसीलिए आज बात करेंगे इसी पे, जो आज आपके ग्रुप पे मैगज़ीन आई है मार्च 2026 दैनिक भास्कर, जो हर महीने आती है आपके पास। तो 2 अखबार की आती है, एक तो दैनिक जागरण, एक दैनिक भास्कर। और उसके अलावा एक कई सारी मैगज़ीन का कंपाइलेशन होता है, वो फरवरी का आया है अभी आपके पास। और अखबार मार्च का, भास्कर आ गया है, जागरण पे काम चल रहा है, तो उसी तरह से जैसा आता है तो आएगा। तो आज इसी जो भास्कर वाली आज मैगज़ीन आई है, इसी पे बात करेंगे। लगभग आप देखेंगे 150 पेज या स्लाइड्स हैं पूरे महीने भर की। और जैसा आप जानते हैं कि इसमें हम पूरा जीएस कवर नहीं करते हैं, बल्कि जीएस के ऐसे सेक्शन जो हम पढ़ाते हैं, वो कवर करते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ी कोई न्यूज़ हो तो वो, और पब्लिक एडमिशन मतलब जीएस, तो जीएस से जुड़ी। लेकिन जीएस में आईआर नहीं करते कवर, जीएस में ज्योग्राफी नहीं करते कवर, साइंस नहीं करते कवर। जीएस में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, ये वाले सेक्शन कवर करते हैं जीएस में, जो कि पब्लिक एड से जुड़े हैं और जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को। तो उतने सेक्शन कवर करते हैं इन मैगजीन्स में। तो वही उसी पे आज देखिए बात करेंगे। तो डेट वाइज आपको पूरा कंपाइलेशन मिल जाता है ये। मार्च का है तो 1 मार्च से लेके डेट वाइज कि किस दिन कौन सी न्यूज़ थी जो हमारे इन खंडों से जुड़ी हुई थी, पवेड या पॉलिटी या गवर्नेंस या एथिक्स या सोशल जस्टिस या इंटरनल सिक्योरिटी या डिजास्टर मैनेजमेंट। तो कुछ उसमें बहुत काम की नहीं भी होंगी, कुछ हम बस दे देते हैं कि अगर आप पढ़ें तो एक बार आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएं। और कुछ बहुत काम की होती हैं। जो कम काम की हैं उन पे तो हम भी बहुत चर्चा नहीं करेंगे, वो एक सरसरी निगाह हेडिंग। लेकिन जो कुछ ज़्यादा काम की थोड़ा सा 2-2 मिनट रुक के उन पे बात भी करेंगे, कैसे आपको उनको यूज करना है अपने नोट्स को अपडेट करने में, अपनी नॉलेज को एनहांस करने में, कैसे आपको न्यूज को यूज करना है। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। जैसे ये है, अब ये बहुत काम की नहीं है क्योंकि पिछले कई महीने से रोज चल रहा है विवाद एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। तो हमने जीएस पॉलिटी में चर्चा भी की थी आपसे कि क्या है वो। चुनाव आयोग की एक शक्ति है, अनुच्छेद 324 के तहत की निर्वाचक नामावली को अपडेट करना, तो उसी के तहत कर रहा है वो। कई राज्यों में, बिहार से शुरू हुआ, बिहार में चुनाव था पिछले साल। फिर उसके बाद अब अभी बंगाल, तमिलनाडु वगैरह 12 राज्यों में हुआ, और अब बचे हुए देश में भी शुरू हो गया। दिल्ली में तो देखिए मैपिंग शुरू हो गई है, तो होना है। तो एसआईआर, बंगाल में सबसे ज़्यादा विवाद हुआ। केंद्र संबंध में भी विवाद का एक मुद्दा बना, तो केंद्र संबंध में भी हमने चर्चा की विवाद के एक मुद्दे में। तो मेनली तो चुनाव आयोग का रोल। लेकिन बंगाल सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा चुनाव आयोग बन गया है, उसके इशारे पे वो वैध मतदाताओं के नाम हटा रहा है या जो भी। तो लगभग रोज ही न्यूज़ थी, तो वो हमने दे दिया। अब उतना डिटेल ज़रूरत नहीं है, लेकिन रोज़ जो आता है तो टिक कर देते हैं। बाद में वो अगर पूरे महीने का दोबारा रिव्यू करेंगे तो हटा भी देंगे कुछ चीज़ें। लेकिन हमने तो आज अखबार पढ़ के आज का टिक कर दिया। अब हो सकता है 2 दिन बाद उसमें कुछ और अपडेट हो जाएगा, आज वाला वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अब हम उसको हटाते नहीं कि एक बार टिक हो गया, वहाँ उन्होंने कंपाइल कर लिया, तो फिर वो रहता है। तो ये एसआईआर जो न्यूज़ है बहुत काम की नहीं है, बस एक आपको जानकारी के लिए। जैसे ये वही एसआईआर उसी का ही पार्ट है। अब ये देखिए कितने काम की न्यूज़ है, कल ही टॉपिक पढ़ा हमने और ज़िक्र किया भी था आपसे 2 लाइन में। तो अब ये जैसे हमारे बहुत काम की न्यूज़ है। इसे आप जो कल हमने पढ़ा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना का अधिकार,
अब आपकी ड्यूटी क्या है कि तुरंत आप यहाँ से 4 से 8 लाइनें अपने काम की निकाल के नोट्स में जोड़ लीजिए। तो ये काम अगर आप साथ के साथ करते रहेंगे, तो बाद में एक तो बर्डन नहीं पड़ेगा और दूसरा आप डेली अपडेट होते रहेंगे। डेली मतलब कि चलो पूरे महीने भर का मिल गया मार्च का। अब आपने तय कर लिया कि जैसे आज आई है मार्च की मैगज़ीन 15 तारीख है, अब आप इस संडे को या जो भी एक दिन अपना फ़िक्स कर लीजिए कि भई एक दिन हम बैठेंगे, ये पढ़ेंगे, कितना समय लगेगा? और हमारे सिलेबस के जिस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, उसमें हम इनको ऐड कर लेंगे। अब चूँकि कल ही किया हमने, तो अब आप बहुत अच्छे से समझ पाएँगे इसका महत्व कि कल ही आरटीआई हमने पढ़ा, आरटीआई की एक कमी बताई थी हमने देखे कि कितने आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, ब्लैकमेलिंग का ज़रिया बन गया है या वो तो हमने बात की थी आपसे। अब देखिए पूरी न्यूज़ ये। 20 साल में 21 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या, 600 पर हमले। हमने इन जनरल बताया आपको। उसी में आप 2 लाइन आगे बढ़ा दीजिए कि जैसे अब वो क्या है तो पूरा देखिए बिहार की न्यूज़ है। भास्कर इन्वेस्टिगेशन लोकतंत्र के प्रहरियों पर वार, 20 साल के आंकड़े बयां कर रहे एक्टिविस्ट का दर्द। 2005 12 अक्टूबर को आरटीआई आया, कल ही हमने पढ़ा और 20 साल हुए अभी 12 अक्टूबर 2025 को। तो सब 20 साल का देखिए डेटा दिया पूरा इन्होंने। देखिए पढ़ते हैं थोड़ा। बिहार में सूचना का अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए मौत का परवाना बनता जा रहा है। सूचना का अधिकार 6 से 26 के बीच के आंकड़े गवाही देते हैं कि यहाँ सूचना मांगना सिस्टम के अंधेरे कोनों में टॉर्च जलाने जैसा है। अब देखिए आप आरटीआई की कमी में थोड़ा इस तरह के शब्दों का यूज करोगे, अखबार आप पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, तो उससे आपकी भाषा शैली सुधरती है, उससे आपकी व्याकरण अच्छी होती है, आपकी शब्दावली मजबूत होती है, नए-नए शब्द मिलते हैं। अब तो देखिए आप अगर ये 2 लाइनें लिख दीजिए आप, निबंध का टॉपिक है, निबंध में आपने इस फ्रेज़ का यूज़ कर दिया कि सूचना माँगना सिस्टम के अंधेरे कोनों में टॉर्च जलाने के समान है। निबंध का टॉपिक है पूरा, यही लिख दें कि इस पे निबंध लिखो। यही आपको कमेंट के लिए प्रश्न आ जाए, बस यही इन्वर्टेड कॉमा में ये स्टेटमेंट दे दें और कहें कि कमेंट की सूचना मांगना सिस्टम के अंधेरे कोनों में टॉर्च जलाने जैसा है, टिप्पणी कीजिए। प्रश्न है आपके लिए। निबंध का टॉपिक है। आप आंसर में इस तरह के फ्रेजेस, इस तरह की लाइनों का यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। अब ये किताबी बातें नहीं है, दूसरे से कितना अलग हो जाएगा आपका आंसर, खुद सोच के देखिए। आरटीआई हम जानते हैं, पबेड में हम पढ़ ही रहे। आपको जीएस सेकंड पेपर में भी पढ़ना है, सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन पारदर्शिता का साधन है, हम देख रहे हैं। फोर्थ पेपर में सिलेबस में, एथिक्स में, सूचना का अधिकार, केस स्टडी में काम आना है आपको। तो देखिए आप कि सूचना मांगना सिस्टम के अंधेरे कोनों में टॉर्च जलाने जैसा है, जिसकी सजा सिर्फ प्रताड़ना और मौत है। 20 वर्ष में 21 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या है हुई है। तो जो कल हमने पढ़ा कि ब्लैकमेलिंग, प्रताड़ना, हत्या, उसी में आप लिखिए कि जैसे बिहार के डेटा के अनुसार पिछले 20 साल में 21 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। तो हुआ क्या कि आपने अपनी बात को एक तथ्य के साथ साबित भी कर दिया। तो लगा कि आप केवल यूं ही किताबी मनगढ़ंत बात नहीं कर रहे कि हत्याएं हो रही हैं। आपने डेटा भी दे दिया कि डेटा है कि बिहार में 20 साल में 21 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और 600 के ऊपर हमले हुए। एक लाइन आपने जोड़ दी, तो इससे क्या हुआ, आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ गई। एग्जामिनर को लगा कि इसने केवल किताबी बातें रट के नहीं लिखी हैं, बल्कि इसको व्यावहारिक सच्चाइयां पता है, ये अप टू डेट है। सरकार के मुख्य सचिव व मुख्य सूचना आयुक्त को पत्र लिखकर विभिन्न जिले के कार्यकर्ताओं ने बताया है, देखिए, कि सरकारी कार्यालयों में लोक सूचना पदाधिकारी, कल जो हम बात करके आए, पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर,
ठेकेदार और अपराधी मिलकर एक त्रिकोण बना चुके हैं देखिए, कि लोक सूचना अधिकारी, ठेकेदार और अपराधियों का गठजोड़ हो गया। जैसा हमने देखा राजनीति, प्रशासन और अपराधियों का गठजोड़, ये कह रहे हैं कि लोक सूचना अधिकारी, ठेकेदार और अपराधियों का गठजोड़ हो गया है। जब कोई कार्यकर्ता फाइलें खंगालने की कोशिश करता है, तो उसे पहले प्रशासनिक बाधाओं में उलझाया जाता है, फिर झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है और अंत में रास्ते से हटा दिया जाता है। हमने लोक सेवाओं की एक कमी पढ़ी थी, एबीसीडी प्रिंसिपल क्या था? अवॉइड, ए से अवॉइड, बी से बाईपास, सी से कन्फ्यूज और डी से डिस्ट्रॉय। एबीसीडी अप्रोच देखिए वही होगी अप्रोच की नहीं होगी? कि पहले उलझाओ नियम कानूनों में, फिर नहीं तो मुकदमों में फंसा दो और फिर नहीं तो मरवा दो। इन 20 वर्षों में बिहार में 600 से अधिक आरटीआई कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हुए, झूठे मुकदमों में फंसाया गया। अब तक 21 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। राज्य सूचना आयोग ने कई मामलों में अधिकारियों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया, लेकिन यह राशि उन लोगों के लिए मामूली है जो करोड़ों के घोटाले छिपा रहे हैं। कल हमने बात की थी, 30 दिन में सूचना देना जरूरी है। नहीं दी सूचना तो अपील करेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, और वहाँ फिर उनको ताकत है जुर्माने लगाने की। पर डे 250 रुपये का जुर्माना लगता है, जितने दिन सूचना देने में लेट हुआ, मैक्सिमम 25,000। वही लिखा है कि कई अधिकारियों के ऊपर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया, लेकिन जो 50 करोड़ का घोटाला करके बैठा है, उसके लिए 25,000 का जुर्माना क्या है? तो देखिए कमी में एक आप ये पॉइंट आपको मिल गया कि जो 25,000 जुर्माने का प्रावधान है कानून में, वो बहुत कम है। और सुझाव मिल गया कि 25,000 की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए, 5 लाख या 50 लाख एक्स वाई जेड, मतलब बढ़ाया जाना चाहिए। तो देखिए एक कमी भी मिल गई, एक सुझाव भी मिल गया आपको। तो इस तरह से अपडेट कर लोगे जब नोट्स आप अपना, और खुद सोच के देखो, इतने लोग आपके साथ पढ़ रहे हैं वहाँ जीएस आपकी कोचिंग में, जो भी, खुद सोच के देखो ये काम कितने लोग करेंगे ईमानदारी से? कितने लोग इतना ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे, देखेंगे? और आरटीआई में अगर आपने कर लिया, सारे टॉपिक में ऐसा कर लिया, तो कितना बेहतर नोट्स होगा दूसरे से आपका, कितना अच्छा आंसर होगा दूसरे से आपका। और कुछ नहीं करना, महीने भर का हम इकट्ठा करके दे रहे हैं, बस आपको इतना करना है कि उसमें से नोट्स में। अब हम अगर ये करवाएँगे तो फिर तो वही है कि फिर कितना समय लगेगा। तो ये काम आपको हम फिर भी इतनी हेल्प कर दें कि चलो पूरा महीने भर का ध्यान से अखबार पढ़ के आपको देते हैं कंपाइलेशन, केवल इसमें से बस चीज़ें निकाल के आपको नोट्स में जोड़ लेनी है। केस स्टडी के रूप में, एग्ज़ाम्पल के रूप में ऐड कर लेना है नोट्स में। तो 3 मैगज़ीन आपको मिल रही मंथली, एक दैनिक जागरण, एक दैनिक भास्कर और एक कई सारी मैगज़ीन का कंपाइलेशन। कितना टाइम लगेगा इसको? 2 घंटे 3 घंटे में हो जाएगा ये पूरा दैनिक भास्कर महीने भर का। आरटीआई की न्यूज़ है, खोला अपना आरटीआई वाला नोट, 4 पॉइंट निकाल के लिख लिए उसमें। ज़्यादा स्रोत भी लिख दिया वहीं, ताकि आगे याद रहे कि कहाँ से लिया था, तो स्रोत लिख दिया। 4 मार्च फरवरी गलती से वो उन्होंने कर दिया, 4 मार्च 2026 दैनिक भास्कर, बगल में सोर्स भी लिख दिया आपने। आप एग्ज़ाम में भी सोर्स लिख सकते हो इस तरह की, जब एग्ज़ाम्पल देते हो तो, कि 20 साल में 21 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, ये कहाँ से मिला डेटा आपको? तो आप ब्रैकेट में सोर्स भी लिख सकते हो, 4 मार्च 2026 दैनिक भास्कर राष्ट्रीय संस्करण ब्रैकेट में, कि देखो हमने यहाँ से लिया है ये डेटा, हमारा मनगढ़ंत डेटा नहीं है। तो यहाँ से हमने डेटा लिया है तो जाके चेक कर लो अखबार में, आप 4 मार्च का खोल लो दैनिक भास्कर, उसमें मिल जाएगा आपको ये डेटा। तो हमने अपनी बात को पुख्ता कर दिया कि नहीं, हम कोई यूँ ही मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे हैं, हमने एक राष्ट्रीय न्यूज़पेपर के रिपोर्ट से उठाई है ये चीज़। तो कितने महत्व की होगी वो बात आपकी। तो आप समझेंगे आप कि कैसे, कितने काम की चीज़ें जो आपको दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक आपने खोल के ही नहीं देखा।
पिछले 6 साल से ये दे रहे हैं। अब ये देखिए, ये काम की अब उतना काम की नहीं है भई, जैसे एडीआर हमने एनजीओ पढ़े हैं, जीएस में पढ़े यहाँ भी, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, चुनाव सुधार वगैरह, चुनाव आयोग, एडीआर वही, चुनाव से जुड़ा हुआ एक एनजीओ है जो चुनाव में पारदर्शिता के ऊपर काम करता है, पूरा एडीआर। वो बताता है पार्टियों के जितने चुनाव लड़ते हैं जो लोग प्रत्याशी, वो अपना जो देते हैं हलफनामा, बायोडेटा, अपनी आय व्यय सब उनकी ये रिव्यू करता है, उनको रिपोर्टें जारी करता है। तो बताया उसने कि चुनावी साल में भाजपा की आय 56% बढ़ी, कांग्रेस की घटी, दलों की 85% आय डोनेशन से हुई। तो राजनीतिक दलों की आय का मैटर है। राजनीतिक दल इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होते हैं। ये काले धन को सफ़ेद बनाने का ज़रिया। आगे एक न्यूज़ आएगी अभी कि राजस्थान में कई दल केवल कागज़ों पे चल रहे हैं, करोड़ों रुपया ले रहे हैं दान के नाम पे और उसको केवल ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हैं। तो चुनाव में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ मामला है। राजनीतिक दल तो देखिए पॉलिटी का मुद्दा हो गया। ये देखिए जीएस में भी पढ़ा हमने, पवेड में भी राज्यपाल। तो अब 9 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए, वो न्यूज़ है। तो पता होना चाहिए आपको कहाँ के राज्यपाल चेंज हुए, प्रोसेस आप जानते ही हो। कोई राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, संविधान में क्या प्रावधान है। अब 9 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं। आपके प्री के क्वेश्चन भी हैं ये सब। प्री में क्वेश्चन आ जाएगा, जो भी प्री होगा 4 राज्य लिख देंगे, उनके राज्यपाल मैच करो। तो अभी चेंज हुए राज्यपाल, पता हो आपको कि किस राज्य के राज्यपाल कौन बने हैं? कहाँ से किसका ट्रांसफ़र हुआ है? ये देखिए फिर प्री के लिए एक फैक्ट हो जाएगा। जनगणना शुरू हुई है। अब जनगणना के लिए 2 शुभंकर जारी किए हैं गृह मंत्री ने, चूँकि गृह मंत्रालय के अधीन आती है सेंसस। अब ये प्री का एक देखिए क्वेश्चन, कोई भी प्री होगा, एक क्वेश्चन पक्का है ये देखो। प्रगति महिलाओं के लिए और विकास पुरुषों के लिए, एक प्री का पक्का क्वेश्चन है ये, कि जनगणना के लिए जारी शुभंकरों के नाम क्या है? पुरुष शुभंकर का नाम है विकास और महिला शुभंकर का नाम है प्रगति। प्रश्न इस तरह से हो जाएगा, प्रगति और विकास कौन है? ए, कुछ भी दे दें उसमें, अमेरिका के भारत में राजदूत। बी, जनगणना के शुभंकर। सी, यूपीएससी की परीक्षा में टॉपर, कुछ भी एक्स वाई जेड। डी, या कूट वाला हो जाए कि जनगणना के शुभंकर कौन कौन है, प्रगति, विकास, समृद्धि, संजय, महेश, कुछ भी। तो देखिए प्री का एक क्वेश्चन है। जनगणना गृह मंत्रालय का है, अधीन आता है, तो हमने दे दिया वो कि भाई देखिए आप। ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण आपके पास न्यूज़ है। फिर यहाँ बगल में देखिए आप, जन भागीदारी हमने पढ़ा। देखिए, मैसूर का विजन 2050, लोगों से बनवाने की पहल। अब देखो, जन भागीदारी पढ़ के आए, अब आप इसको चर्चा कर लो उसमें। भागीदारी का मतलब हमने बताया कि प्रशासन जो निर्णय ले उसमें जनता को भागीदार बनाए। वहीं जोड़ दो आपकी, जैसे मैसूर का विजन 2050 जन भागीदारी से बन रहा है। क्या? तो देखिए लिखा है, कर्नाटक के मैसूर में शहर के भविष्य की योजना बनाने के लिए मैसूर विजन 2050 नागरिकों से बनवाने की पहल शुरू हुई है। देखो, नागरिकों से ही बनवाया जा रहा है विजन, मतलब भागीदारी। उसी भागीदारी में 2 लाइन में आपने ऐड कर दिया इसको। अब हमारे लिए संभव नहीं है कि ये हम रोज़-रोज़ नोट्स में ऐड करें ये। इसीलिए हम पूरा महीने भर का कलेक्शन दे दे रहे हैं कि अब ये आप कर लो। क्योंकि हम ये ऐड करेंगे तो हर महीने नोट्स बदलना पड़ेगा हमें। क्यों? वो जो पुराना नोट्स है हम अपडेट नहीं कर पा रहे, समय लग रहा है इसीलिए। कि पहले हम करते थे ये, कि नोट्स में ऐड कर देते थे। अब नोट्स में ऐड करेंगे तो हर महीने हमें नोट्स बदलना पड़ेगा। क्योंकि आज ये है उदाहरण, 2 महीने बाद कोई दूसरा आ जाएगा उदाहरण। तब हर 2 महीने में कैसे हम नोट्स चेंज करें? उसी वजह से वो दिक्कत हो गई कि वो नोट्स हम नहीं बदल पा रहे, कि उसमें समय चाहिए अब उतना।
तो तब से फिर हमने ये किया कि वो जो एक नोट्स बेस है, अब उस नोट्स को बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, इस तरह की जो केस स्टडी है वो सब हटा देंगे हम नोट्स से। क्यों? क्योंकि कोई 2 साल पुरानी पड़ी है, कोई 5 साल पुरानी पड़ी है, कोई और पड़ी है। आप कहोगे सर ये तो पुराना नोट दे दिया आपने। जबकि वास्तव में वो नोट्स पुराना नहीं है, एग्ज़ाम्पल पुराने हैं। तो हम क्या करेंगे, अब वो एग्ज़ाम्पल हटा ही देंगे, हम उनसे बात ही खत्म। और एग्ज़ाम्पल कहेंगे कि आप अपने आप जोड़ो, हम दे रहे हैं पूरे महीने भर का आपको ये, अब ये काम आप अपने आप करो। पहले हम ही करते थे वो काम, नोट्स में जोड़ देते थे। हम क्या करते कि ये यहाँ से उठा के हम नोट्स में टाइप करवा देते ये। आज आपको अच्छा लगता, 6 महीने बाद क्या होता कि सर आपका नोट्स तो पुराना है। उसमें तो 1 साल पहले का उदाहरण दिया हुआ है, 2 साल पुराना नोट्स है आपका। भाई गलत आप भी नहीं थे कि भई हाँ, उदाहरण तो 2 साल पुराना है। लेकिन वास्तव में आप वो उदाहरण क्यों देख रहे हैं? आप तो जो मेन उसका थ्योरी है, आरटीआई क्या है, विशेषताएँ क्या हैं, क्यों लाया गया, वो देखो आप। एग्ज़ाम्पल तो नेचुरल सी बात है कि बदलेगा। आज हम पढ़ा रहे हैं तो आज का एग्ज़ाम्पल देंगे, 2 महीने बाद पढ़ाएँगे तो 2 महीने बाद का एग्ज़ाम्पल देंगे। तो बेटर है कि ये काम खुद ही करो आप अपने। तब भागीदारी है, भागीदारी की देखिए केस स्टडी है। एसडीएम प्रबंधन विकास संस्थान के सहायक प्रोफेसर सुनील एमबी की इस मुहिम का उद्देश्य विकास रोड मैप तैयार करना है। इंक योर आइडिया थीम के तहत आम नागरिक अपने सुझाव दे रहे हैं। देखिए यही पढ़ा हमने, भागीदारी की नहीं पढ़ा। मैसूर विजन 2050। अपने किसी साथी से पूछ लेना जाके, अभी रूम पे रूम पार्टनर से पीजी में जितनी लड़कियां रह रही, कि नाम भी सुना है किसी ने, क्या है ये मैसूर विजन 2050? कोई नहीं जानता होगा। तो सोच के देखो, अगर आपके नोट्स व आंसर में ये होगा तो दूसरे से कितना अलग होगा आपका आंसर। खुद वही आपके जो साथी हैं वो सोचेंगे, कहेंगे कि अरे ये कहाँ से ले आए तुम, ऐसी ऐसी चीजें कहाँ से तुम ले आए उठा के, ये तो किसी किताब में नहीं है, ये तो कहाँ से कर लिया ये। आपके मोबाइल में पड़ी हुई है पूरी साल भर की मैगजीन, ऐप में पूरी। और जो है ऐप में तो चलो अभी जनवरी 2025 से है, 2020 से दे रहे हैं हम, ये तो 6 साल से आ रही है मैगजीन इस तरह से। चलो आप उतना नहीं, आप एक ही साल का कर लो, इस तरह से अपडेट कर लो अपना नोट, जो दो दो चार चार लाइनें जोड़ लो नोट्स में एग्जाम्पल केस स्टडी के रूप में। यातायात, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता जैसे विषयों पर सुझाव 10 मार्च तक दिए जा सकते हैं। फिर 14 से 16 मार्च इन पे चर्चा होगी और तब उसके बाद देखिए, तब उसके बाद तैयार सिफारिशें नगर निगम, जिला और राज्य सरकार को भेजी जाएंगी। पूरा यही भागीदारी में हमने पढ़ा कि हम विचार सुझाव देंगे, सरकार के लोग हमसे मिलेंगे, हम सुझाव देंगे, तब आगे नीति बनेगी। पूरा देखिए, तब मैसूर विजन 2050 जन भागीदारी की एक केस स्टडी, एक कितना अच्छा एग्जाम्पल है प्रशासन में जन भागीदारी का, जो हमने भागीदारी दृष्टिकोण पढ़ा, आपने ऐड कर लिया उसमें। तो देखो एक आरटीआई हो गया, एक जन भागीदारी हो गया। सोच के देखो कि हर टॉपिक में ऐसे एक दो क्लासिक और यूनिक एग्जाम्पल आपने जोड़ लिए नोट्स में। खुद कल्पना करो दूसरे से कितना बेटर होगा आपका नोट्स, आपका आंसर। एग्जामिनर, खुद आप ही एग्जामिनर हो और सोचो कि किसी की कॉपी में ये मिल जाए आपको, कितना खुश नहीं हो गया आप कि 20-50 कॉपी आप देखो जिसमें केवल एक बच्चे की कॉपी में मिले ये आपको। खुद एक्स्ट्रा नंबर नहीं दे दोगे उसे खुश हो कि अगर आप ही एग्जामिनर बना दें आपको, कि जब भागीदारी जुड़ा कोई प्रश्न लिख रहा है और अगेन आप जान रहे हैं भागीदारी, फिर सेकंड पेपर, फोर्थ पेपर, जीएस और पवेट। तो हम तो शुरू से बात की कि भाई मल्टीपर्पज़ टॉपिक है हम जो भी पढ़ रहे हैं। अब आरटीआई आप अपडेट करोगे तो आपको 3 जगह तैयार होगा ना, वो आपका एथिक्स भी तैयार होगा, पवेट भी तैयार होगा, गवर्नेंस भी तैयार होगा। एक टॉपिक 3 जगह के लिए तैयार हो गया आपका वो। निबंध के लिए भी हो गया तैयार, केस स्टडी के लिए भी हो गया तैयार आपका। 5-5, 6 जगह के लिए एक-एक टॉपिक कवर तैयार कर लिया आपने।
ये पॉलिटी का बस एक है, विपक्ष को इंडिया से परे विकल्प खोजना चाहिए, थर्ड पार्टी, तो ये ख़ैर अब वो पढ़ लीजिए आप, मतलब कि काम की बातें सारी काम की, कुछ एनालिसिस है कि हम पढ़ते हैं राजनीतिक दलों की भूमिका, तो हमने देखा है कि हमारे देश में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है क्योंकि विविधतापूर्ण समाज है। 1-2 दलों से कुछ होना नहीं था, तो बहुत सारे दल हैं, राष्ट्रीय भी, क्षेत्रीय भी। उसमें भी क्या चल रहा हम लोग के देश में कि दल बहुत सारे लेकिन गठबंधन बन गए, 2 गठबंधन है, एक एनडीए दूसरा, पहले यूपीए था, महागठबंधन हो गया। उससे जुड़ा है कि क्या एक तीसरा विकल्प भी बन जाए, तीसरा इसी तरह का गठबंधन बने क्या? महागठबंधन बिहार में, महाराष्ट्र में मघा विकास अघाड़ी और केंद्र में इंडी। तो उनकी एनालिसिस है कि क्या एक और बनना चाहिए इस तरह का तीसरा गठबंधन भी बने। तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है नीरजा चौधरी, उनका आर्टिकल है, पढ़िए ये आर्टिकल आप। काम आएगा आपको, इससे चीज़ें आपको मिलेंगी, वो आप अपने ऐड कर पाओगे अपने नोट्स में। वो आर्टिकल है उसके ऊपर उनका, क्षेत्रीय दलों की भूमिका है उससे जुड़ा हुआ। ये देखिए, सीआईएसएफ, हमने केंद्रीय अर्धसैनिक बल पढ़े, पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, पवेड में भी। ऐसे वो आपको इंटरनल सिक्योरिटी में भी पढ़ना है। सीआईएसएफ एक, सीएपीएफ है। स्थापना दिवस था, हमने दे दिया कि भाई जो जानो आप, 57वां स्थापना दिवस। अब देखिए उसमें, उसी में देखो कि कुछ डेटा फिर आपको मिल जाएगा, पढ़ोगे आप तो, कि आज सीआईएसएफ भारत के 70 हवाई अड्डों सहित 361 महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा कर रहा है। क्या बताया था हमने, सीआईएसएफ का काम क्या है? नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो बताया था कि जो केंद्र सरकार के लोक उपक्रम हैं, मेनली उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है इसकी। लेकिन अब उसके अलावा कई प्राइवेट की भी जिम्मेदारी दी गई है, और जो भी, तो वही है देखो डेटा, कि आज की डेट में ये 70 हवाई अड्डों सहित देश के 361 महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा कर रहा है। हमने बताया था, आप दिल्ली मेट्रो में जा रहे हैं, यही मिलते हैं हर जगह आपको, जो आपकी चेकिंग करते हैं सब सीआईएसएफ ही। तो ऐसे 361 संस्थानों की सुरक्षा कर रहा है। ड्रोन सुरक्षा में भी सीआईएसएफ को नोडल एजेंसी की भूमिका दी गई, देखो और एक काम उसका। देखिए, अब पोर्ट सुरक्षा संभालने के बाद देश की बहुत बड़ी समुद्री सीमा में आने वाले बंदरगाहों की सुरक्षा भी सीआईएसएफ करेगा। एक और नया काम उसका जो सरकार उसे सौंप रही है। यहीं से यूपीएससी प्रश्न उठाता है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो। अब आपको लगेगा यार सीआईएसएफ क्यों पूछ लिया एग्जाम में? कुछ कारण है उसका पूछने का। एग्जामिनर पेपर कहाँ से बनाएगा? तो यही सब चीज़ें एग्जामिनर पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर कौन-सी बात क्यों चर्चा में रही है, क्या उससे जुड़ा डेवलपमेंट है, वहीं से प्रश्न उठा देते हैं। ये सब जानकारी होगी, आपका आंसर अच्छा होगा। ये मोटिवेशनल था, रिजल्ट आया था यूपीएससी का तो। प्रिंटिंग प्रेस के ऑपरेटर के बेटे ने पास की यूपीएससी की परीक्षा। तो ये बस मोटिवेशन के लिए थी, जो रिजल्ट आए थे तो न्यूज़पेपर में कुछ लोगों का आया था। ये देखिए फिर, ई गवर्नेंस हमने पढ़ा, रोल ऑफ मीडिया हमें पढ़ना है। उसी में सोशल मीडिया दोनों जुड़ा है, मीडिया से भी जुड़ा है, ई गवर्नेंस से भी जुड़ा है। कई सारे शॉर्ट भी बनाए देखो मैंने इसके ऊपर। तो आप देख रहे हो कि हम वही शॉर्ट बनाते हैं जिससे आपको सीख, सोसाइटी को कुछ एक मैसेज हो, जो कुछ अच्छे काम हो रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि जिनको सॉर्ट आउट किया जाए। तो सोशल मीडिया कितनी गंभीर समस्या है आज बच्चों को, कितने देशों में काम चल रहा है, हमने क्लास में भी चर्चा की, इसीलिए हमने कम से कम 5-7 शॉर्ट इसी पे बनाए हैं अलग-अलग, कि ताकि हम भी कुछ इसमें छोटा-सा कंट्रीब्यूशन कर पाएँ कि भैया थोड़ा-सा, जो लोग भी हमारा शॉर्ट देखें तो जागरूक, उतने ही लोग जागरूक हो जाएँ। भई 500 लोगों ने शॉर्ट देखा, तो कम से कम 500 लोग ही जागरूक हो जाएँ कि भैया थोड़ा-सा बच्चों पे कंट्रोल करें सोशल मीडिया, क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका। तो कर्नाटक में 16 साल से छोटे बच्चों का सोशल मीडिया बैन, आंध्र प्रदेश में 13 साल, 90 दिन में लागू हुआ, उन्होंने 13 साल कर दिए। कर्नाटक पहला, आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य, 3 और राज्य तैयारी में। तो हमारे सिलेबस का भी टॉपिक है, अगेन
पबैट का टॉपिक मीडिया, उसी का पार्ट सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस उसी में सोशल मीडिया भी उसी का पार्ट, गवर्नेंस, एथिक्स, निबंध, रोल ऑफ मीडिया निबंध का टॉपिक, और सामान्य जागरूकता का विषय तो है ही है। तो देखिए आप, अमेरिकी सर्जन जनरल की एडवाइजरी में रिसर्च के हवाले से कहा गया कि रोज 3 घंटे सोशल मीडिया प्रयोग करने वाले बच्चों में अवसाद दुगना हो जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी में पूरा टॉपिक है ये आपके, नेटवर्किंग साइटों सोशल मीडिया की भूमिका। उसके अलावा हमने कहा पबेट का टॉपिक, जीएस में एथिक्स में पढ़ना है आपको, निबंध का टॉपिक है। अब कुछ ये रिसर्च जब तक आप अपने आंसर में नहीं शामिल करोगे डेटा कि क्यों सोशल मीडिया बैन, आपकी एथिक्स का कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये केस स्टडी। सोशल मीडिया का लगातार उपयोग मस्तिष्क के दो अहम हिस्सों अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बदलाव ला सकता है, जो बच्चों को छोटी छोटी बातों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना देता है। अब देखिए, बाकी वो कर्नाटक में 16 साल से पाबंदी की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया। आंध्र प्रदेश 13 साल से छोटे बच्चों के लिए 90 दिन में बैन कर देगा। ऑस्ट्रेलिया मलेशिया में ये बैन लागू है। फ्रांस पुर्तगाल में बिल पास हो चुके हैं। 9 देश इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको जानना चाहिए, आपके सिलेबस में कम से कम हमने कहा 5 जगह पढ़ना है आपको ये। सिलेबस का भी टॉपिक और एक वैसे भी एक जागरूक इंसान होने के नाते भी पता होना ज़रूरी है कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा सोशल मीडिया का। क्यों स्पेशली हमने वो वीडियो बना के एक शॉर्ट डाला कि लड़कियां ज़्यादा दुष्प्रभावित हो रही सोशल मीडिया, इसीलिए आप लोगों को देखते हुए भाई जितना सतर्क रहो उतना अच्छा है। आपके घर में जो छोटी बहनें हैं भाई हैं उनको जितना सतर्क करो उतना अच्छा है कि कितने इनके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं इन चीज़ों के। तो क्यों हम इसी तरह के शॉर्ट बनाते हैं जानबूझ के कि भैया केवल एक कोचिंग पैसा कमानी थोड़ी, भाई उसी के लिए थोड़ी पैदा हुए यहाँ आए हैं, कुछ सोसाइटी के लिए भी तो करना है कि नहीं करना है। सारे शॉर्ट का पर्पस देखो अब हमारा केवल वही होता है, तो हम केवल सोसाइटी को कुछ दे पाए उसलिए बनाते हैं वो शॉर्ट, अदरवाइज उससे कोई मॉनिटरी बेनिफिट थोड़ी होता है उससे कुछ। हाँ, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम भी अपनी तरफ से सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं। हम इस रूप में दे रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कुछ जो अच्छी चीजें हो रही हैं समाज में उनके बारे में बता रहे हैं कि ताकि दूसरे लोग भी वैसा करें देखा देखी। कुछ जो बुरा हो रहा उसके प्रति सचेत कर रहे हैं लोगों को। हम उस रूप में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना सोसाइटी को। ये देखिए फिर मोटिवेशनल था। कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख जीतने वाले विकास ने यूपीएससी में हासिल किया 159वां रैंक। तो बस ये आपके लिए मोटिवेशनल चीजें भी हैं। रिजल्ट आया था तो उसी का सब था। ये रिपीट हो गया, ये तो एक गलती से उनसे। ये वही था मोटिवेशन। फरीदाबाद के 2 युवाओं ने बढ़ाया जिले का मान, कनेश अग्रवाल को 72वीं। भाई आप पास हो गए तो आपका भी आया किसी न्यूज़पेपर में। देखो फिर ये भी शॉर्ट बनाया था हमने। कनेश अग्रवाल का क्या कहना है कि सोशल मीडिया से दूर रहे और सोशल मीडिया पे सक्रिय नहीं है, परिजनों से संपर्क के लिए केवल फ़ोन पर व्हाट्सएप चलाते हैं। उन्होंने कहा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा शत्रु है। वह युवाओं को मार्ग से भटकाने का काम करता है। इस पे देखो एक शॉर्ट बनाया था हमने कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा शत्रु है आपके लिए। गणेश अग्रवाल 72वीं रैंक। कम से कम हमारी नहीं इनकी बात तो मानो। ये देखिए फिर एक न्यायपालिका जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट। ये आपके सोशल जस्टिस वगैरह का टॉपिक, 2 टॉपिक हैं छोटे छोटे हैं तो। जस्टिस कियोस्क,
ई गवर्नेंस से भी जुड़ा हुआ और न्यायपालिका से भी जुड़ा हुआ। कोर्ट के चक्कर कम, सच से मिलेगा केस का अपडेट। ई गवर्नेंस से भी जुड़ा है और न्यायपालिका से भी जुड़ा है, 2 जगह आप यूज़ कर सकते हो। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भूटान में न्यायालय की प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी जस्टिस कियोस्क अपनाने की सलाह दी। तो न्यायालय में टेक्नोलॉजी मतलब वही ई गवर्नेंस, यहाँ हो गया ई कोर्ट। ई मतलब जानते हो आप इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये कोर्ट में यूज़ हो रहा है उसका तो ई कोर्ट, ई जस्टिस। जस्टिस कियोस्क आम नागरिक और न्याय व्यवस्था के बीच की दूरी को कम करता है, मतलब फिर भागीदारी देखो। भागीदारी थी ना कि नज़दीकियाँ बढ़ेंगी जनता और प्रशासन की। भारत में देखिए नाम ही लिखा है, ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत देश भर के कोर्ट परिसरों और कॉमन सर्विस सेंटर पर ये कियोस्क लगाए जा रहे हैं। तो ई कोर्ट मिशन मोड मोड प्रोजेक्ट चल रहा है वही डिजिटल इंडिया के तहत। उसमें ये कियोस्क लग रहे हैं ताकि न्याय प्रणाली को पारदर्शी और सुलभ बनाया जा सके। पारदर्शिता, भागीदारी, ई गवर्नेंस, न्यायपालिका, कितनी जगह यूज़ कर सकते हो आप एक टॉपिक को। क्या है कियोस्क, तो चलो थोड़ा-सा जानना भी चाहिए ये सब चीज़ें, तो वैसे भी हमने एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी पता होनी चाहिए चीज़ें। जस्टिस कियोस्क क्या है? यह एटीएम मशीन की तरह दिखने वाला डिजिटल टच स्क्रीन उपकरण है। इसे अदालतों के बाहर या सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाता है। इसके ज़रिए कोई भी बिना किसी वकील या क्लर्क की मदद के अपने केस की स्थिति, अगली सुनवाई की तारीख और कोर्ट के आदेशों की कॉपी देख सकता है। कोर्ट तक आम आदमी की पहुंच के लिए प्रयास है कि जैसे एटीएम में जाके 100 रुपया निकालते हैं, ये इनका एटीएम होगा कोर्ट में, जिसका आपका केस का सारा डेटा आप मिल जाएगा फ्री में। कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के मार्गदर्शन में भारत के लगभग सभी जिला न्यायालयों और हाई कोर्ट में ये कियोस्क लगे हैं और मार्च 2026 तक सरकार का लक्ष्य से ग्रामीण इलाकों के सीएससी से जोड़ने का है, ताकि गांव के व्यक्ति को भी केस की जानकारी के लिए शहर नहीं जाना पड़े, गांव तक न्याय की पहुंच हो जाए। तो जो कॉमन सर्विस सेंटर खुले हैं गांव में, वहां लगा देंगे ये कियोस्क। और देखिए कैसे फायदेमंद है आम आदमी के लिए। जस्टिस कियोस्क से अपनी भाषा में केस की जानकारी मिल जाएगी, कोर्ट फी जुर्माना ऑनलाइन जमा हो जाएगा, डिजिटल स्क्रीन पर केस की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, वकील और जज की जो डेली कॉज लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। इसे आप अदालत की मिनी डिजिटल शाखा समझें जो कोर्ट को गांव तक ले आती है, और कोई शुल्क देना पड़ेगा तो नहीं, पूरी तरह मुफ्त है। इसका उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो कानूनी खर्चों का बोझ नहीं उठा सकते। खर्चीली प्रक्रिया एक कमी हमने पड़ी, आप बता दीजिए। ई कियोस्क लगाए जा रहे हैं, इसके माध्यम से भी हम खर्च घटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब कितने काम की चीज़ है, कितनी जगह यूज हो गया। हमने कहा 1 न्यायपालिका, 2 प्रशासन में पारदर्शिता, 3 प्रशासन में जनभागीदारी, 4 ई गवर्नेंस, कितनी जगह यूज हो गई एक जानकारी आपके लिए। तो अब आपको भटकने से कुछ नहीं होना है। इतनी चीज़ें हैं, कम से कम जो हम दे रहे हैं कि उनको सही ढंग से यूज़ कर लोगे तो, नहीं तो भटकते रह जाओगे। ये देखो, ये आपके सोशल जस्टिस में काम आएगा। आंध्र में दूसरे तीसरे बच्चे पर 25,000 रुपए देने पर विचार। आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार नई पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी पर विचार कर रही है।
इसके तहत दूसरे तीसरे बच्चे के जन्म पे 25,000 रुपए की सहायता देने का प्रस्ताव है। चाइना वगैरह दे रहा है, अब इंडिया में भी हो रहा। क्यों? नायडू ने कहा राज्य की जन्म दर 1.5 है, जबकि संतुलन के लिए चाहिए 2.1। तो नेगेटिव हो रही है जनसंख्या, बढ़ने की बजाय घट रही है। राज्य में 58% परिवार हैं जिनके पास केवल एक बच्चा है। तो पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए जो अभी दूसरे देशों में हम पढ़ते थे, जापान, चाइना, हमारे देश में भी देखो बातें चल रही हैं बस। ये देखिए बजट सत्र, फिर एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने पढ़ा 2 पार्ट में होता है बजट सत्र। अब कैसे 2 पार्ट तो है कि दूसरा सत्र, दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा। तो वो जो हमने पढ़ा बस वो प्लस इसी में था कि स्पीकर के लिए जो हटाने का प्रस्ताव आया था नोटिस, वो भी न्यूज़ उसी में। ये फिर वही मोटिवेशन, राजस्थान की अनुज टॉपर, तमिलनाडु की राजेश्वरी दूसरे नंबर पे। ये एक जो बंगाल में घटना घटी, राष्ट्रपति जी गईं और ममता बनर्जी उनके स्वागत के लिए नहीं आई। तो कितना विवाद हुआ, केंद्र राष्ट्र संबंध विवाद में नई नई चीज़ें कि अब राष्ट्रपति का तक इज्जत सम्मान नहीं रह गया, वो भी राजनीति का। तो वो उस तरह से एक दे दिया था हमने कि भाई ये सब चीज़ें कम से कम आपको पता हो। ये देखिए फिर वही, क्यों हो रहा है सोशल मीडिया बैन, फिर यहाँ कुछ उसमें दिए हुए हैं कि क्या उसके फ़ायदे नुकसान हैं। कई बच्चों में मानसिक तनाव, नींद की कमी, साइबर बुलिंग की समस्या बढ़ रही है। बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा समय बिता रहे, खेल कूद कम कर रहे। अब वो सब उसमें आता है। भास्कर में एक ये कॉलम, दादाजी की दादीगिरी या जो भी न्यूज़ की दादागिरी के नाम से, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया पहला देश है जिसने बैन कर दिया। देखिए फिर एक, भारत में 17,000 बच्चों पे स्टडी में पाया गया कि जो बच्चे मोबाइल नहीं चलाते उन्होंने परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन किया। कई रिसर्च बताती है कि सोशल मीडिया की लत से बच्चों की एकाग्रता कम हो रही है, इसलिए सोशल मीडिया पे बैन जरूरी है। महिला कानून वही सोशल जस्टिस में काम आएगा आपको। कानून सख्त, 8 मार्च, फरवरी हो गया वो 8 मार्च, 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आया था कि महिलाओं की रक्षा के लिए कानून तो बहुत बना दिए कठोर, लेकिन उनके रिजल्ट परिणाम कम है। महिला अपराधों में 20% ही दोष सिद्ध है, जबकि अन्य मामलों में 54%। तो आपको सोशल जस्टिस में पढ़ना है, वहाँ आपको ये डेटा काम आएगा। देखो, घरेलू हिंसा कानून, 80% मामलों में सजा नहीं हो रही। कार्यस्थल सुरक्षा पॉस एक्ट, शिकायत समितियों का रिकॉर्ड नहीं है, डेटा के साथ दिया हुआ है। 8 मार्च को चूंकि वीमेंस डे था तो आया उस पर, आप पढ़िए, कुछ डेटा ऐड कीजिए अपने उसमें, जो भी आपका सोशल जस्टिस वाला नोट्स है उसमें। घर, दफ्तर, सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून मौजूद हैं, लेकिन जमीन पर उनका असर सीमित है। देश में कुल आपराधिक मामलों में कन्विक्शन रेट 54% है, मतलब वही कि दोषी पाए जाएं सजा हो, जबकि महिला अपराधों के मामलों में केवल 20% है। तो यहाँ पर उसमें लिखोगे डेटा, जब वीमेन एम्पावरमेंट पढ़ोगे, महिलाओं की समस्याएं पढ़ोगे, कानूनों की कमियां पढ़ोगे, तो या इन जनरल देखो हमने पढ़ा है कि भारत में सिद्धांत और व्यवहार में दूरी है, तो ये उसी का एग्जाम्पल है कि नहीं। सिद्धांत मतलब कानून तो इतने बना दिए, लेकिन व्यवहार क्या है कि 80% मामलों में सजा नहीं हो रही किसी को। क्या फायदा हुआ उन कानून का।
सब है डेटा पूरा देखो यहाँ। ये देखिए और एक महत्वपूर्ण गवर्नेंस में पढ़ा था ये टॉपिक, सोशल जस्टिस का टॉपिक है। गवर्नेंस में याद कीजिए विभिन्न सांविधिक निकाय पढ़ने थे तो राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ाया हमने आपको गवर्नेंस में। उसी की तर्ज पे राज्य में राज्य महिला आयोग। कल देखो हम राज्य सूचना आयोग की बात कर रहे थे झारखंड, ये झारखंड के ही राज्य महिला आयोग की स्थिति है देखो। 6 साल से राज्य महिला आयोग में कोई अध्यक्ष और सदस्य नहीं है 6 साल। सेम जो कल हमने आपको बताया सूचना आयोग का, सेम देखो महिला आयोग की हालत। पढ़ा पूरा सांविधिक निकाय में हमने राष्ट्रीय महिला आयोग, उसी की तर्ज पे राज्य में राज्य महिला आयोग, फिर आपका गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, उसी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसी में आप लिखोगे कि राज्य महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है झारखंड में 6 साल से, ना कोई अध्यक्ष है ना कोई सदस्य महिला आयोग में। देखिए आप 6 जून 2020 से आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त हैं, जिसके कारण कार्यप्रणाली ठप हो गई है। इस दौरान आयोग कार्यालय में शिकायतें आ ही रही हैं। 7 जून 2020 से 31 जनवरी 2026 तक 4014 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण, मानव तस्करी जैसे गंभीर मामले हैं, लेकिन आयोग का गठन नहीं होने से इन मामलों की सुनवाई नहीं हो रही। सरकार कह रही है कि अब हम इसी महीने करेंगे गठन महिला आयोग का, मार्च की बात है तो मार्च में करेंगे। महिला आयोग को 2 करोड़ का अनुदान मिलता है हर साल। देखिए इसमें भी मज़ेदार बात, क्यों नहीं हुई नियुक्ति 6 साल से? राज्य महिला आयोग का गठन अब तक नहीं हो पाने के पीछे गठबंधन सरकार के भीतर राजनीतिक असहमति का अभाव मुख्य कारण बताया जा रहा है। अब याद कीजिए आप, गठबंधन सरकार की एक कमी पड़ के आए हम कि नहीं, पॉलिसी पैरालिसिस, कि कई सारे दल सरकार में शामिल होते हैं, आपस में उनमें तालमेल नहीं होता, तो इसीलिए पॉलिसी पैरालिसिस होता है कि निर्णय हो ही नहीं पाते। देखो आप लिख सकते हो नहीं लिख सकते गठबंधन सरकार में, कि जैसे झारखंड राज्य महिला आयोग में 6 साल से नियुक्तियां नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है गठबंधन सरकार का होना। बस एक लाइन जोड़ना है उसमें आपको। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति को लेके गठबंधन दलों के बीच सहमति नहीं बन सकी, फैसला लगातार टलता रहा। पूरा बस आप देखिए कितने काम का है, कितनी जगह यूज हो जाएगा आपको। गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, पवेट, पॉलिटी, गठबंधन सरकार। ये फ्री बीज, मुफ्तखोरी की राजनीति, महिलाओं को जो पैसा डल रहा है तो वो, तो पॉलिटी का टॉपिक फ्री बीज या मुफ्तखोरी दिया है पूरा 10 राज्यों का डेटा कि किस राज्य में महिलाओं को कितना पैसा मिल रहा। अब ये टॉपिक पॉलिटी का पढ़ना था, हमने नहीं पढ़ा क्योंकि समय की बाध्यता थी। फ्री बीज मुफ्तखोरी की राजनीति उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, किस राज्य में कौन सी योजना चली, कितना अकाउंट में पैसा आ रहा महिलाओं के, कितने लाभार्थी हैं, तो डेटा है पूरा फ्री बीज में आपके पास। पॉलिटी का टॉपिक, ये वही महिला दिवस था तो हिमाचल में महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण क्लास 3 में, बिहार वगैरह में देख रहे हैं आप 35% रिजर्वेशन है। अब ये हिमाचल का, तो वही सोशल जस्टिस में काम आएगा आपको। ये तो वही बजट का दूसरा सत्र, बजट सत्र का दूसरा चरण। ये देखिए और एक नया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का जो विपक्ष प्रस्ताव लेके आया था, पॉलिटी में पढ़ा हमने। देखिए पूरा प्रोसेस भी दी हुई है, देखो हटाने की प्रक्रिया, लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50 सांसदों का साथ जरूरी। अब इस बार फ्री में
अगर एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए आपको तो कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि ज़्यादा चांस है कि एक प्रश्न यहाँ से आपको मिलना चाहिए प्री में। अभी यूपीएससी का जो प्री है 24 मई को। लोकसभा स्पीकर को हटाना या चुनाव आयुक्त को हटाना, इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न। प्रक्रिया भी दी हमने, पढ़ी है प्रक्रिया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के समान है। बस आयुक्त का गलत व्यवहार या अयोग्यता साबित होनी चाहिए। प्रस्ताव किसी भी सदन में आएगा, लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है। समिति नोटिस की जांच करेगी, उपयुक्त पाए जाने पर चर्चा के लिए सूचीबद्ध होगा। प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत क्या, तो सदन में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मुहर जरूरी होगी, तब हटाएंगे। देखो पूरी प्रक्रिया बता दी है इसमें। हो गया एक टॉपिक यहीं से तैयार। आप पहले से पढ़ चुके हो अदरवाइज। और कोई डाउट था, कोई कंफ्यूजन था, तो यहाँ से और आपका देखो वो होगी क्लैरिटी। ये देखो, अब आपको अब लगे कि हाँ, गवर्नेंस में एक टॉपिक पढ़ा था हमने, याद कीजिए, सांविधिक निकाय में ही स्पेशली क्या क्या पढ़ाया था। अब सोच के देखो आप, अब थोड़ा सा और आपको महत्व समझ में आएगा हमारा। जैसा आपने कहा कि सर 2 क्लास पॉलिटी की जब करी उनकी और अब जो करी इथिक्स की, तो समझ में आया कि जो ये पढ़ा रहे हैं वो हमारे काम का है कि नहीं है। और हमने आपको जो जो चीज़ें पढ़ाई हैं, अब उनका महत्व समझने में, जब तक समझ में आएगा महत्व, तब तक आप लोग बाहर हो जाओगे इस प्रक्रिया से। स्पेशली ये पढ़ाया था हमने कि नहीं, बताया था कि सैकड़ों सांविधिक निकाय हैं। अब कौन सा पढ़ें नहीं पढ़ें ये तय करना बहुत कठिन है। तो फिर भी 2-4 हम पढ़ते हैं, क्योंकि लिमिट है समय की, भाई 100 हम नहीं पढ़ा सकते आपको। ये पढ़ाया था देखो, प्रतिस्पर्धा आयोग आपको, सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, देखो। महिला आयोग पढ़ाया था हमने आपको। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ाया था हमने आपको। क्यों? बस उसी अनुभव के आधार पे कि कौन ज़्यादा चर्चित हैं, किनके प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो जो चर्चित हैं वहीं से तो प्रश्न पूछेगा यूपीएससी। तो हमने मानवाधिकार आयोग भी पढ़ा है, हमने महिला आयोग भी पढ़ा है, हमने प्रतिस्पर्धा आयोग भी पढ़ा है। देखो, अब पूरा प्रतिस्पर्धा आयोग का देखो है, कार्टेल की जांच का केंद्र 3 कंपनियां। ये भी एग्जाम्पल दिया था, सीमेंट कंपनियों का कार्टेलाइजेशन लिखा है आपके नोट्स में, खोलोगे आप तो, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अगर लिखा होगा यमुना ने तो, या बाकी लोगों ने तो देखो। प्रतिस्पर्धा आयोग इन कंपनियों के जवाबों की समीक्षा करेगा, अंतिम आदेश देगा। दोष साबित होता है तो नियामक कंपनियों पर निम्नलिखित जुर्माना लगा सकता है। क्या? प्रत्येक वर्ष के लाभ का 3 गुना या प्रत्येक वर्ष के टर्नओवर का 10%। अब पढ़ो पूरी न्यूज़ तो वो सीसीआई प्रतिस्पर्धा आयोग। ये देखिए, कार्मिक प्रशासन में हम पढ़ के आए कि लोक सेवकों के जो स्थानांतरण है, नियुक्ति पदोन्नति, उनमें राजनीति का हस्तक्षेप कम किया जाए। उससे जुड़ा हुआ न्यूज है कि सॉफ्टवेयर तय करेगा सिपाहियों की तैनाती। कोई मैनुअल ही नहीं होगा काम, राजनीति का हस्तक्षेप तो दूर की बात। सॉफ्टवेयर से डिसाइड होगा कि किसकी पोस्टिंग कहाँ होनी है, किस जिले में, किस थाने में होनी है। चक्कर ही खत्म। ई गवर्नेंस में भी काम आएगा। कार्मिक प्रशासन में जो हमने ट्रांसफ़र पढ़ा है, उसमें भी काम आएगा आपको, नियुक्ति ट्रांसफ़र। हरियाणा में पुलिस विभाग में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन ड्राइव लागू की जा रही। यह व्यवस्था कई विभागों में पहले से है। नई व्यवस्था की खास बात कि जिला आवंटन पूरी तरह डिजिटल रहेगा। सिपाहियों को जिला, उनके मेरिट स्कोर, उनके द्वारा भरे गए विकल्प के आधार पर मिलेगा। पूरी प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी, किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। हम तो राजनीतिक हस्तक्षेप की बात कर रहे थे, यहाँ तो किसी तरह का मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। सब सॉफ्टवेयर से काम होना है। क्या होगा तो?
उम्मीदवारों को भरोसा रहेगा कि उनका जिला आवंटन पूरी तरह से निष्पक्ष होगा। पोस्टिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। ई गवर्नेंस का फ़ायदा पढ़ा हमने कि नहीं पढ़ा? पारदर्शिता, ता बढ़ता है, ता में पारदर्शिता, कैसे देखो लिखा हुआ है। ये पॉलिटी, चुनाव लड़ते समय हलफनामा देना होता है, झूठी जानकारी दें तो चुनाव रद्द हो जाता है, उससे जुड़ी हुई न्यूज़ है। तो जीएस पॉलिटी में आपको काम आएगी। ये एक विवाद हुआ था बड़ा अच्छा अभी, ये बस ऐसी जानने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी भी जानने वाली हम दे देते हैं आपको। यूपीएससी का रिजल्ट आया, आकांक्षा सिंह नाम की एक महिला परीक्षा पास करी, अब विवाद हो गया। आकांक्षा सिंह 301 रैंक आई, अब विवाद हो गया। 2 आकांक्षा सिंह ने दावा कर दिया कि ये तो हम हैं। एक यूपी के गाजीपुर की और एक बिहार की। मामला यूपीएससी तक आया, जाँच करी उसने तब बताया कि भैया कौन है वो असली आकांक्षा सिंह। तो ये सब भी होती है देखो चोरी-चकारी, कि सेम नाम से। तो आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक असली जो 301 की असली उम्मीदवार यूपी के गाजीपुर की आकांक्षा सिंह है, जिनका रोल नंबर ये है। अब वो जिसको करना है चोरी तो भैया बिहार वाली एक दिन के लिए तो हीरो बन गई कि नहीं बन गई आकांक्षा सिंह के नाम से। पूरे गाँव में स्वागत सम्मान हो गया, मालाएँ फूल मालाएँ पहुँच गई। एक दिन के लिए हीरो बन गई कि नहीं बन गई? झूठ बोल के। तो लोगों की कमी है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मोत्सर मुखिया की पोती 301 रैंक का दावा कर रही हैं। तब आकांक्षा गाजीपुर की आकांक्षा सिंह ने वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट जारी करके कहा कि उनकी है 301 रैंक। अब यूपीएससी को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि कौन है भई। तो ये बस एक जस्ट आपके एंटरटेनमेंट की भी जानकारी एकाध-एकाध दे देते हैं, जुड़ी तो हम ही से है देखो भई। थोड़ा-सा आपका भई एंटरटेनमेंट भी होता रहे बीच-बीच में। फिर ये देखिए वही मोटिवेशनल जम्मू कश्मीर था कि 10 साल में जम्मू कश्मीर के 150 से ज़्यादा उम्मीदवार लोक सेवा परीक्षा में चुने गए हैं। ये आपको उसमें भी काम आएगा पॉलिटी में कहाँ? अनुच्छेद 370 का हटना, उसके इम्पैक्ट, वहाँ एक ये कितना अच्छा पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि 7 साल 2019 में हटा था 5 अगस्त को 370, तब से लेके अब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं की सिविल सेवा परीक्षाओं में भागीदारी बढ़ी है। 370 हटने का एक सकारात्मक आप पॉइंट लिख सकते हो। यहाँ से डेटा डाल सकते हो उसमें। ये एक जो आप विकास कार्यक्रम पढ़ते हो केंद्र के, तो जल जीवन मिशन जो चला रही है केंद्र सरकार जेजेएम, उसको बढ़ाया गया है 2028 तक। वो था न्यूज़। ये देखिए ई गवर्नेंस से भी जुड़ा हुआ है। हर गाँव की वाटर आईडी बना रही है सरकार। पानी की डिजिटल मैपिंग होगी, ई गवर्नेंस। बाकी विकास योजना में जल जीवन मिशन तो वो तो पढ़िए पूरी वो न्यूज़ आप। ये देखिए, फिर याद कीजिए, अब आपको लग रहा होगा कि जो हमने पढ़ा क्यों यूपीएससी पढ़ा रहा है, क्यों हमने पढ़ा, क्यों मैंने आपको पढ़ाया। और कैसे वो जुड़े हैं हमसे डे बाय डे। गवर्नेंस में एक टॉपिक हमने पढ़ा है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, और बताया था कि कम से कम दसों हमने वीडियो बनाए हैं शॉर्ट वीडियोस पे 1-1 मिनट के केस स्टडी के रूप में। वही है देखो। ज्वार की रोटी बनाकर आत्मनिर्भर हुई महिलाएं। जाइए भी घर पे और अपने सोशल निकालिए वो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला नोट्स गवर्नेंस का, केस स्टडी के रूप में जोड़ लीजिए इसको हाथ के हाथ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के गांव विजयपुरा की महिलाएं ज्वार की रोटी बनाकर हर हफ्ते
10,000 रुपए कमाने लगी हैं। वे पहले खेतीहर मजदूर के तौर पर बहुत कम पैसों में काम करती थीं। इसके बाद बडालू ध्वनि नामक एनजीओ से जुड़ी, रोल ऑफ एनजीओ भी हमने पढ़ा। अब हर रविवार वे बेंगलुरु आती हैं और उत्तर कर्नाटक के पारंपरिक व्यंजन बनाती हैं। आज इस स्वयं सहायता समूह से 40 महिलाएं जुड़ी हैं। बताया था हमने कि छोटी-मोटी बचत के लिए इकट्ठी होती हैं, ये महीने में 1 बार मिलती हैं, 100-200 रुपये जमा करती हैं, काम धीरे-धीरे फिर वो आंदोलन बनता है। तो उसी में देखो कि हर रविवार को मिलती हैं, पारंपरिक व्यंजन बनाती हैं, बेचती हैं, 40 महिलाएं जुड़ी हैं। इस पहल से इन महिलाओं के आत्मविश्वास, आज़ादी पर गहरा असर पड़ा है। मार्केटिंग स्किल बेहतर हुई है, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, सीमित आय के चलते जो पढ़ाई छोड़ देते थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक केस स्टडी होगी आपके पास, ऐड कर लीजिए उसमें। जो हमने स्वयं सहायता समूह की उपलब्धियाँ भूमिका पढ़ी है उसमें सकारात्मक भूमिका, छोड़ दीजिए उसमें जाके आप। ये तो वही फिर है, वो फ्री बीज, असम 40 लाख महिलाओं को 9-9 हज़ार किए ट्रांसफ़र। ये राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी में केंद्र सरकार, तो राष्ट्रपति शासन फिर जो हमने पढ़ा है पॉलिटी में, पवेड में, तो उससे जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जस्ट एक पॉलिटिकल इशू था, दे दिया हमने कि भई कुछ-कुछ। ये देखिए, पढ़ा हमने पॉलिटी में, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, इस पर लाइव क्लास भी करी थी आपकी। जिस दिन ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसी दिन करी थी लाइव क्लास, उसके 2 दिन बाद। इसी फैसले के संदर्भ में ही पावनी शुक्ला बनाम भारत संघ मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब यूसीसी का समय आ गया है, फैसला संसद को करना है। इसी पे फिर हमने लाइव क्लास करी थी, देखो यूसीसी पे। तो वो इसमें मामला नहीं लिखा है, वो पावनी शुक्ला मामला था, वो हमने फिर और निकाला था वो। ये देखिए पॉलिटी का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक, वही पॉलिटी, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कि चुनाव मैदान में कैसा प्रदर्शन रहता है नई पार्टियों का। अब ये संजय कुमार प्रोफेसर, उनका आर्टिकल है कि नई-नई जो पार्टियाँ बनती हैं उनका परफॉर्मेंस चुनाव में। तो रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हमने पढ़ा है पॉलिटी में। पॉलिटिकल कल्चर के नाम से पवेड में पढ़ा, उतना डिटेल नहीं पढ़ा, क्योंकि अब फिर तो वही हमने कहा कि एक टाइम की मजबूरी हो जाती है। अदरवाइज़ तो देखिए उसमें कि नई पार्टियों का परफॉर्मेंस, उस पे आर्टिकल है ये, कि जो नए क्षेत्र पार्टियाँ बनती हैं उनका क्या परफॉर्मेंस डेटा के साथ दिया हुआ है। ये देखिए, अमेरिका में ट्रंप का एसआईआर 2 करोड़ वोटरों के नाम कटने का डर। तो अब थोड़ा मज़ाकिया भी कहो चाहे, भई हमें भारत के साथ पढ़ना भी होता है अमेरिका, ब्रिटेन के संविधान, उनकी व्यवस्था से कंपैरिज़न, उस लिए भी दे दिया हमने कि भई जानो थोड़ा उसके बारे में भी जानो। ये देखिए फिर पंचायती राज पढ़ा हमने। इसी तरह की देखो हम फिर सॉल्व डालते हैं, जो कुछ रोचक भी हैं, हमारे विषय से जुड़े भी हैं। कोलगाँव की ग्राम पंचायत का फैसला, गाली देने पर ₹500, गंदगी फैलाने पर ₹100 जुर्माना। और जमा रकम का क्या होगा? गाँव के विकास पे खर्च होगी। पंचायती राज की समीक्षा हमने पढ़ी है, उपलब्धियाँ, कमियाँ, उपलब्धियों में जोड़िए। देखिए, सरपंच के मुताबिक जुर्माने से जमा रकम गाँव के विकास में लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि गाँव में 1 साल से एक और नियम चल रहा है। इसके तहत बच्चे शाम 7 से 9 बजे तक घर में टीवी या मोबाइल इस्तेमाल किए बिना पढ़ाई करते हैं। यह नियम माता-पिता भी मानते हैं। तो हमने कितने सारे पंचायती राज के फ़ायदे बताए आपको। भौतिक विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा साक्षरता में तरक विकास, आप जोड़िए उसमें कि देखो कि चाहें तो क्या-क्या काम हो सकता है। मोबाइल की जो समस्या है वही सोशल मीडिया, उसके लिए पंचायत ने निर्णय लिया कि 2 घंटा मोबाइल नहीं चलाएगा बच्चा, माँ-बाप भी नहीं चलाएँगे।
गाली देंगे तो ₹100 ₹500 जुर्माना लगेगा। गंदगी फैलाएँगे ₹100 जुर्माना लगेगा। इन भई कितने कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ हैं छोटे-छोटे से, लेकिन उससे गाँव की तस्वीर बदल सकते हैं। ये देखिए, फिर हमने चर्चा की थी, निकाय चुनाव में भी छूट, 2 से अधिक बच्चे वाले भी बन सकेंगे पार्षद चेयरमैन। तो बताया था हमने कि कई राज्यों ने कानून बनाया था कि 2 से ज़्यादा बच्चे होने पे चुनाव लड़ने पे पाबंदी लगा दी गई थी स्थानीय निकायों में। सरकारी नौकरियों में पाबंदी लगा दी गई थी। अब धीरे-धीरे उसको हटा रहे हैं लोग। अब तो आबादी बढ़ाने की बात हो रही है, उल्टा आंध्र प्रदेश आप देख रहे हैं। तो उस कानून को लोग ख़त्म कर रहे हैं। 2 से ज़्यादा बच्चे वाला। राजस्थान में बना था कानून ये। 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएँगे स्थानीय निकाय का। 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, सरकारी नौकरी चली जाएगी। नौकरी जॉइन करने के बाद अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो। अब ख़त्म कर रही है सरकार। देखिए, इसी निकाय चुनाव में लागू होगा कानून, 30 साल पुराना कानून बदल रहे हैं। भजन लाल सरकार ने निकाय चुनावों में 30 साल पुराने नियम को हटा दिया, जो 2 से ज़्यादा बच्चों वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोड़ा बना हुआ था। विधानसभा में राजस्थान नगर पालिका संशोधन बिल 2026 पारित कर दिया गया है। तो पंचायती राज में जुड़ जाएगा। मध्य प्रदेश के 4,865 युवाओं को मिलेगा सीएम यंग इंटर्न बनने का मौका। हर माह 10,000 मानदेय। क्या है ये न्यूज़, तो पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। पूरी न्यूज़ आप पढ़ोगे तो कैसे ये हमारे काम की। मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं की ज़मीनी स्थिति जानने के लिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, राज्य सरकार सीएम यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके तहत प्रदेश के हर ब्लॉक से 15 युवाओं का चयन होगा। कुल 4,865 युवा कार्यक्रम में जोड़े जाएंगे। 10,000 रुपये मानदेय मिलेगा। इनका चयन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल के माध्यम से होगा। क्या काम करेंगे? ये युवा मैदान में जाके सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक जुटाएंगे। गवर्नेंस में पढ़ा हमने, पवेड में पढ़ेंगे लोक नीति निर्माण और क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दे। पर हमने बात की कि योजनाएं बनती तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन सफलतापूर्वक लागू नहीं हो पाती। याद कीजिए, 2 कमियां बताई थी, एक अक्रियान्वयन, दूसरा असफल क्रियान्वयन। तो वहाँ कर सकते हो यूज़ इसे, कि योजनाओं के क्रियान्वयन की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है ये प्रोग्राम। ताकि ये युवा जाके सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लें, अपनी रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से सीधे सीएमओ मुख्यमंत्री कार्यालय विभागों को भेजें। जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पे सुधार होगा फिर योजनाओं में। तो आप ऐड करो इसको। पबएड में पढ़ना है, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस में पढ़ चुके हैं हम। देखो ग्रीन बजट जो अभी ज़िक्र किया था कल परसों ही, ग्लोबल वार्मिंग से के दुष्प्रभाव रोकने के लिए दिल्ली में ग्रीन बजट की तैयारी। तो वो है ग्रीन बजट, फिर पबएड, जीएस इकोनॉमी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट। कितनी जगह काम का टॉपिक है आपका। ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले प्रदूषण संबंधी दुष्प्रभावों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार इस बार ग्रीन बजट की तैयारी में है। दिल्ली में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण को कम करने, तेजी से हो रहे शहरीकरण के इस दौर में पर्यावरण संरक्षण को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना समय की आवश्यकता बन गया है।
इसी सोच के साथ दिल्ली सरकार ग्रीन बजट की अवधारणा पर गंभीरता से मंथन कर रही है, ताकि राजधानी में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। एक टॉपिक हमने पढ़ा एंटी डेवलपमेंट थीसिस, विकास विरोधी अवधारणा, कि विकास ऐसा हो जो संतुलित हो, समावेशी हो। वहाँ आप चर्चा कर सकते हैं। इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, पवेड में, जीएस इकोनॉमी में, और उसमें भी देखिए इसके लिए दिल्ली सरकार विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों, नीति निर्माताओं, विभिन्न विभागों के साथ व्यापक विचार विमर्श कर रही है। मतलब अगेन भागीदारी, प्रशासन में जन भागीदारी, विभिन्न समुदायों की भूमिका, 10 सूत्रीय फॉर्मूला ऑसबॉर्न गैबलर का। उसमें एक ये भी था समुदाय आधारित सरकार। ये है देखो उसका उदाहरण कि कैसे समुदाय आधारित सरकार है, कि सरकार जो निर्णय ले रही है उसमें समुदायों को भागीदार बना रही है। ग्रीन बजट कितनी जगह एक एक चीज, एक एक एग्जाम्पल को आप यूज कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि कई देशों के साथ साथ भारत के कुछ राज्यों ने ग्रीन बजट या क्लाइमेट बस्टिंग, एक देखो नया शब्द, उसी को क्लाइमेट बस्टिंग भी कहा जा रहा है। अब यही प्रश्न आ जाए आपसे, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में क्लाइमेट बस्टिंग क्या है, जीएस इकोनॉमी में। पबएड में नहीं आएगा, पबएड में इतना डेप्थ नहीं पूछेंगे, लेकिन इकोलॉजी एनवायरनमेंट का तो मेन टॉपिक है, जीएस इकोनॉमी। इन पहलों का उद्देश्य यह है कि बजट में पर्यावरण से संबंधित, देखिए क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, पर्यावरण संबंधित योजनाओं, परियोजनाओं को अलग से चिन्हित किया जाए, ताकि नीति निर्माण और संसाधनों के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो। दिल्ली सरकार उन मॉडलों की स्टडी भी कर रही है और तब राजधानी के लिए उपयुक्त व्यवस्था पर विचार कर रही है। तो क्या है कॉन्सेप्ट, कहाँ लागू है, कैसे दिल्ली के लिए काम हो रहा है, कितने महत्व की न्यूज़ है। अभी हम लोग 11 मार्च पे चल रहे हैं। ये वही स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव, लोकसभा के स्पीकर। ये देखिए और एक महत्वपूर्ण न्यूज़, रोल रोल ऑफ एआई न्यायपालिका में। एआई से लिखवाई जनहित याचिका, जज ने लगाई फटकार। तो न्यायपालिका, जनहित याचिका, एआई कैसे मिसयूज हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में मंगलवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान नाटकीय स्थिति बनी। एक स्वेटर विक्रेता द्वारा दायर याचिका में कठिन अंग्रेजी और कानूनी शब्दावली का उपयोग देखकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत को शक हुआ कि दायर की गई पीआईएल उसने खुद ड्राफ्ट नहीं की है, कि बेचता है स्वेटर और इतनी कठिन अंग्रेजी लिख रहा है, कानूनी शब्दावली तो इसने तैयार नहीं किया। तो कहाँ से हुआ, तो पकड़ा गया पूछने पर याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने ही याचिका तैयार की है और अपना मोबाइल फ़ोन भी अदालत में जमा कराने की पेशकश की। दबाव बढ़ने पे, अब बताइए 12वीं पास है, दबाव बढ़ने पे 12वीं पास याचिकाकर्ता ने माना कि उसने याचिका तैयार करने में एआई की मदद ली है और सुप्रीम कोर्ट के एक टाइपिस्ट से इसे टाइप करवा लिया है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की आधारहीन पीआईएल दायर नहीं की जाए। तो एक कमी बताई थी हमने आपको कि अनावश्यक पीआई, जैसे कल बता रहे थे कि अनावश्यक सूचनाएं मांग रहे हैं लोग आरटीआई में, वैसे ही अनावश्यक पीआईएल जिनका कोई औचित्य नहीं है, एग्जाम्पल है। एआई का मिसयूज उसका एग्जाम्पल है। तो इसीलिए हम ना सावधान रहना एआई से। ये देखिए, अब आपको लग रहा हो रही तो सब पढ़ा है सर हमने, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा, पवेड भी,
गवर्नेंस में सिलेबस में नहीं था तो 4 लाइन में चर्चा की थी। एथिक्स में पूरा टॉपिक है, जबकि पवेड में तो सिलेबस में नहीं था, फिर भी हमने पढ़ाया आपको। एथिक्स में सिलेबस में है। सीएसआर देखो, झारखंड का है, झारखंड में सीएसआर नीति पर स्पष्टता नहीं। कई जिलों में कंपनियों ने नहीं किया सामाजिक काम। सरकार ने 52 कंपनियों से मांगी जानकारी, सिर्फ 11 ने दिया जवाब। झारखंड में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खर्च को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए। राज्य में स्पष्ट और प्रभावी सीएसआईआर नीति नहीं होने के कारण कई कंपनियां अपने सामाजिक दायित्व को सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रही। अब कमी देखो, एथिक्स का पूरा टॉपिक। राज्य सरकार ने हाल ही में सीएसआर के दायरे में आने वाली 52 कंपनियों से 3 वर्षों के खर्च का विवरण मांगा। अधिकांश कंपनियों ने बार बार मांगने के बाद जानकारी नहीं दी। कुछ किए ही नहीं है खर्चा, तो कहाँ से जानकारी देंगे। केवल 11 कंपनियों ने ब्यौरा दिया। इनमें से भी 2 कंपनियों ने देश भर में हुए खर्च का ब्यौरा दिया। काम कर रही झारखंड में, खर्च कर रही कहीं और। पढ़ो पूरा। अदानी ने 16 करोड़ खर्चा किया, आधुनिक ने 6.5 करोड़, टाटा ने 20 करोड़, इनलैंड ने 2.5 करोड़। अब वो पूरा डेटा क्या है। सीएसआर, सीएसआर एक कानूनी व्यवस्था है जिसके तहत कंपनियों को अपने मुनाफे का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों पर खर्च करना होता है। 2% हमने पढ़ा। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों की मदद करना है। बिहार में सीएसआर पोर्टल है, देखो और एक आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि बिहार में पोर्टल ही बना दिया, ऑनलाइन सीएसआर पोर्टल। तो कितने काम की चीज़ है। ये देखो फिर वही सीएपीएफ, इंटरनल सिक्योरिटी, केंद्रीय बलों में 93,000 पद खाली, सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ में। इंटरनल सिक्योरिटी में आपको डेटा एक काम आ जाएगा। यहाँ पबेड में तो मान लो छोटा ही सा पढ़ना था, वहाँ ये देखिए यूथनेसिया, पॉलिटी, इथिक्स भी काम आएगा। वो सब देख ही रहे आप, मामला आप जान रहे। पैसिव यूथनेसिया और एक्टिव यूथनेसिया। चुनाव प्रक्रिया, हमने एक कमी बताई थी कि अब तो समय पे चुनाव नहीं हो रहे। ज़्यादा राज्यों में देखो वो है। राजस्थान में 15 अप्रैल तक चुनाव होने थे, नहीं हैं। यूपी में होने थे, नहीं हैं। झारखंड में तो 4-5 साल से नहीं हुए हैं चुनाव। तो जो कमी एक हम पढ़ के आए कि हम नियमित आधार पर चुनाव नहीं हो रहा, जबकि 73वां संशोधन 74वां आया इसीलिए था कि हर 5 साल में चुनाव जरूरी है। और अब देखो 30 साल बाद ये स्थिति हो गई है कि वही जो बलवंत राय की बात थी वही हालत हो गई कि नियम समय पे चुनाव तक नहीं हो रहे राज्यों में। तो है वो पूरा राजस्थान का। ये वही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का जो प्रस्ताव था राज्यसभा में, तृणमूल कांग्रेस के ही सांसद हैं डेरेक ब्रुइन, उनका लेख आर्टिकल है। वही अविश्वास प्रस्ताव। यूथनेसिया, अब कई इसमें डेटा दिया हुआ है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कई लोग जिनकी ऐसी स्थिति है तो अभी परमिशन मिली नहीं मिली या जो भी। तो आपको पॉलिटी एथिक्स दोनों जगह। ये एक सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार मिलता है केंद्र में, राज्य में। दिल्ली में शुरू हुआ सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार। पॉलिटी में आपको काम आएगा, प्री का इफेक्ट हो जाएगा। क्रीमी लेयर का निर्धारण सिर्फ आय से नहीं, जो ओबीसी में 8 लाख सीमा है क्रीमी लेयर की, उससे जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था। ये
जीएस पॉलिटी। हुँ, पर ईयर। ये वही लोकसभा के जो स्पीकर को सीईसी को हटाने का जो प्रस्ताव से जुड़ा हुआ। और देखिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़, निबंध का टॉपिक है, शिक्षा सेहत पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे अमेरिकी परोपकारी वही सीएसआर, अभी अमेरिका का है। टॉप 50 दानियों ने रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपए दिए, ब्लूमबर्ग पहले, गेट्स दूसरे स्थान पे। अभी अमेरिका के परोपकारियों का डेटा है सीएसआर में कि वो कौन कितना क्या कर रहा है सीएसआर के लिए काम। ये पीरियड लीव को लेके जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था आई कि पीरियड लीव होगी तो महिलाओं को भेदभाव होना शुरू हो जाएगा। कंपनियों को लगेगा क्यों रखें महिलाओं को नौकरी पे, वो छुट्टी मांगेंगी बिना बात की। तो पुरुषों को रखें तो इसलिए नहीं होना चाहिए पीरियड लीव। पूरा डेटा भी दिया हुआ है फिर। बिहार में 1992 से है, महिलाओं को 2 दिन की छुट्टी, कहाँ क्या स्थिति है, तो वो डेटा भी है पूरा, जो आपको फिर काम आएगा। कैग सीएजी हमने पढ़ा, पबैड भी, जीएस भी। उत्तराखंड में नमामि गंगे को लागू करने में कई गड़बड़ियाँ। कैग की रिपोर्ट में कहा गया उत्तराखंड में केंद्र सरकार नमामि गंगे कार्यक्रम मनचाहे नतीजे नहीं दे पाया। केंद्र ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2018 से 23 के बीच में 1000 करोड़ रुपए दिए राज्य को, लेकिन इसे लागू करने में कई गड़बड़ियां हैं। तब आप सीएजी की हम उपलब्धियां पढ़ के आए हैं, सकारात्मक पक्ष जोड़ दीजिए उसमें। पॉलिटी में भी पढ़ा, पबेड में भी पढ़ा कि नमामि गंगे कार्यक्रम की गड़बड़ियां पकड़ी सीएजी ने, 1000 करोड़ में क्या क्या। सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टिंग में अब एआई का यूज, वही रोल ऑफ एआई, वो नेगेटिव था एक पीआईएल, अब ये पॉजिटिव यूज कि कैसे एआई का यूज हो कर रहे हैं। एसपीडीएम से जुड़ा हुआ मैटर, कोर्ट ने कहा कि एसपीडीएम व्यवस्था नहीं संभाल सकते, इस्तीफा दे दें। पढ़ा हमने, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना इनकी जिम्मेदारी है। नमाज पढ़ने जुड़ा मामला था, तो वो पढ़िए पूरा न्यूज आप। ये वही एसआईआर, ये और एक महत्वपूर्ण फैसला हमने पढ़ा था पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। यहाँ पवेड में भी बात की कि 10 से 50 साल की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता, जो पीरियड वाला समय होता है। प्राचीन प्रथा परंपरा ऐसी है कि जो भगवान अयप्पा का मंदिर है वो ब्रह्मचारी थे, तो इसलिए जो भी वहाँ वो परंपरा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था महिलाओं के प्रवेश का, मतलब सामाजिक नैतिकता के ऊपर संवैधानिक नैतिकता को वरीयता दी गई थी। फिर भी महिलाओं ने स्वेच्छा से ही वहाँ नहीं गई। अब फिर देखो, अभी चल ही रहा है, 9 जजों की बेंच फिर सुनवाई कर रही है उस मामले में, आज ही न्यूज़पेपर में है। रोज कल इधर आ रहा है रोज। तो उससे जुड़ा हुआ मामला, तो आपके जीएस पॉलिटी का संवैधानिक नैतिकता का मुद्दा है। ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो ये भी एक सांविधिक निकाय है। उपभोक्ता आयोग जो बने हुए हैं उनसे जुड़ा हुआ। ये सब चीज़ें आपको वैसे भी जानने वाली हैं जागरूक। जो हमने बताया कि भई आपकी कोचिंग आपके साथ चीटिंग कर रही, तो भई आप कंज्यूमर हो, आपका राइट है, कानून है हमारे देश में, उपभोक्ता संरक्षण कानून। अब ये तो एक सामान्य नागरिक के रूप में भी जानने वाली चीज़ें हैं। नो रिटर्न लिखने से कंपनी ज़िम्मेदारी से बच जाएगी नहीं, कि नो रिटर्न लिख दिया मतलब हो गया कि अब हम नहीं करेंगे वापस, तो नहीं। यदि सामान डिफेक्टिव फेक ऑर्डर से अलग निकले तो नो रिटर्न पॉलिसी लागू नहीं होती। उपभोक्ता कानून के तहत प्लेटफॉर्म विक्रेता दोनों जिम्मेदार हैं। ऐसे मामले में रिफंड, रिप्लेसमेंट, मुआवजा मांगना आपका अधिकार है। तो केवल कंपनी के कह देने से नहीं कि उसने तो कहा था नो रिटर्न, तो
उसके कहने से क्या है? कानून है हमारे देश में, कौन मन की मर्ज़ी है? कानून ने राइट दिया है रिटर्न करने का, अगर सामान डिफेक्टिव है, फेक है या ऑर्डर से अलग है तो। तो ये है, ये आम नागरिक के रूप में भी पता होनी चाहिए चीज़ें। रेस्टोरेंट बिल में लगा सर्विस चार्ज देना ज़रूरी है? नहीं। देखिए पोर्टल भी दिया है। उपभोक्ता कोर्ट में केस करने के लिए वकील ज़रूरी है? नहीं। उपभोक्ता आयोग की प्रक्रिया बहुत सरल है। उपभोक्ता खुद भी शिकायत दर्ज कर सकता है। ऑनलाइन पोर्टल भी है देखो। अभी भी चले जाओ नहीं गए तो। मतलब भड़का नहीं रहे आपको, लेकिन वैसे ई दाखिल पोर्टल है, घर बैठे केस फाइल कर दो। कुछ नहीं करना। ये एक बड़ा अच्छा, चलो अब कल करेंगे बचा हुआ। 15 मार्च अभी आधा हुआ 15 दिन का। तो हमने कहा कम से कम 1-2 तो करवा ही दें, ताकि आप लोगों की थोड़ा आँखें खुलें, नहीं तो लग रहा है कि यूँ ही फ़ॉर्मेलिटी में बस हम दिए जा रहे हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, रोज़ 2 घंटा अखबार पढ़ के छाँटने में आपके काम की चीज़ें, और आप उसको देख ही नहीं रहे कितने काम की चीज़ें हैं ये। हुँ? तो चलिए आज यहीं रोक रहे हैं। कल अभी तो कितने 62 पेज पे आए हम, 142, मतलब वैसे 15 दिन का हो गया, 15 दिन का और। तो भास्कर अभी जागरण आएगा ऐसा, अभी आप लोगों के पास ही है पूरे 1 साल का पिछले। और ये हमेशा आता रहेगा, हमेशा मतलब अब देखते हैं हम भी कब तक यूज़ लगेगा। अब तो हम भी सोचे अभी सतभी बोले कि सर इसका कोई यूज़ तो होता नहीं है। हमने कहा बात तो सही है, क्योंकि लोग यूज़ कर तो रहे नहीं है इसका। तो देखते हैं आगे, करेंगे ये काम। भाई अब यूज़ ही नहीं कर रहा है कोई, तो फिर काहे के लिए, तो बंद कर देंगे फिर हम इसको करना। तो लेकिन देखो कितना यूज़ का है चीज़। खुद सोचो कि एक दिन बैठ जाओगे, एक दिन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा काम? 2-2 4-4 लाइनें जो हमारे काम की निकाल-निकाल के पूरा एक बार नोट सामने रखा, और जो जिस टॉपिक से जुड़ा हुआ है वहाँ ऐड कर लिया, डेट लिख ली, ताकि कभी भूलने का भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहे कि कहाँ से लिखा था हमने, साल भर बाद नहीं तो कहोगे अरे ये कहाँ से लिख लिया था हमने। साथ में डेट लिख ली, नाम लिख लिया, भास्कर, जागरण या जो भी। और ये चीज़ें हैं जो किसी को बताने वाली नहीं है। किसी को मतलब ये है कि अपने रूम पार्टनर से, अपने किसी से छुपाओ, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करेंगी, दूसरे से अलग करेंगी। तो ये नहीं बताना पूजा या किसी एक्स वाई जेड को। ये आपका सीक्रेट होना चाहिए ये नोट्स, क्योंकि ये दूसरे से अलग करेगा। भाई गवर्नेंस में जो हमने नोट्स पढ़ा है वो तो सब 100, 200, 500 लोगों के पास है। ये केवल आपके पास होगा। मतलब 2 आदमी, 5 आदमी, तो ये शेयर नहीं करोगे सबको आप। वो नोट्स तो दे दो भैया, क्योंकि वो तो वैसे ही ओपन है भैया, वो तो क्लास में इतने लोग बैठे थे, ऑनलाइन सबके पास है, वो तो मार्केट में भी हो सकता है फोटोकॉपी वाले बेच रहे हो। तो उसको छिपाने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये बताने का फ़ायदा नहीं है। ये आपकी यूएसपी जिसे कहा जाता है, कि ये आपकी पर्सनल चीज़ें हैं। चुपचाप ये काम कर रही है, नहीं किसी को ये सीक्रेट रहेगा नोट्स ये वाला। ये सबके साथ शेयर नहीं करना है। एक आध बता दिया, उसका मनोबल डाउन करने के लिए कभी-कभी। बैठा हुआ ज़्यादा हीरो बन रहा है तो, अच्छा आओ, बताओ ई कोड प्रोजेक्ट क्या है? बताओ, हम देखो भूल गए अभी जो पढ़ा अभी हमने, डिजिटल कियोस्क क्या है? कोई ज़्यादा हीरो बने तो। जस्टिस कियोस्क क्या है? बताओ ज़रा, कोई हीरो बने तो। जाके अभी जो जब कोई रूम पे बैठ के परेशान कर रहा है कि कुछ ज़्यादा हीरो बन रहा, अच्छा चलो, अब लेते हैं हम क्लास, बताओ जस्टिस कियोस्क क्या है? 2 मिनट इधर-उधर बगलें झाँकेगा, उसके बाद रूम पे आना, छोड़ देगा परेशान करना। तो ये चीज़ें, अपनी पर्सनल चीज़ें होनी चाहिए, ये शेयर करने वाली बातें नहीं हैं।